नमस्कार, नॉकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत में ट्रंप ने खेल कर दिया है। मैंने वीडियो बनाया, बहुत पकाऊ वीडियो बनाया मैंने, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगा। फिर भी उसमें मैंने काफ़ी डिटेल्स डाल दी हैं और चूँकि मुझे जल्दबाजी थी और इतना बड़ा प्रभाव भारत पे पड़ रहा था, तो मुझे चिंतन और मनन का समय नहीं मिला। तैयारी पूरी थी, सूचना पूरी थी, लेकिन जो सरल तरीके से रखने का काम है ना, वो नहीं कर पाया मैं। खैर, अब भारत सरकार ने गुहार लगाई है। विदेश मंत्रालय ने कहा देखो जी, इससे मानवीय प्रभाव पड़ेगा, परिवारों पे असर पड़ेगा, वहाँ पर लोग बच्चे नौकरी करने जाते हैं वगैरह वगैरह, और दूसरा यहाँ का टैलेंट वहाँ जाता है, वहाँ का यहाँ आता है, फ़ायदा होगा वगैरह वगैरह। तो ट्रंप एक के बाद एक पूरी दुनिया में खेल कर रहा है। इस वीडियो में भी जो ये वीडियो है, इसके अलावा बहुत सारे वीडियोज़ में मैं लगातार आपको कहता रहा हूँ कि ट्रंप अमेरिका को बर्बाद करने के काम में लगा है। लेकिन मेरे कहने से क्या होता है, आज जब पूरी दुनिया ट्रंप के वीज़ा पे $1 लाख की फीस लगाने पर चर्चा कर रही है, तो हम बात करेंगे अमेरिका की, कि अमेरिका का क्या हाल हो रहा है और अमेरिका किस तरह रो रहा है, करा रहा है। बात हो रही है अमेरिका में मंदी आने वाली है। कैसे पता चल रहा है? जो अमेरिका की सरकार का सलाहकार है, जो वहाँ की संसद में जाके सलाह देता है, उस आदमी का नाम है मार्क एम जांडी, और वो एक बड़ा अर्थशास्त्री अमेरिका का, और मूडीज एनालिटिक्स जो है उसका चीफ इकोनॉमिस्ट है। और उसकी एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में उसने कहा है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था मंदी के कगार पर खड़ी है। 50% चांसेस जहाँ होते हैं मंदी आ जाती है, यहाँ पर 48% तक मामला पहुँच गया है। यानी करीब करीब 1 साल के अंदर अमेरिका में मंदी आ जाएगी। ये मूडीज़ एनालिटिक्स का असेसमेंट है। अब ये हो गई भारी भरकम बात, मंदी आ जाएगी। क्या होती है मंदी, क्या होता है रिसेशन, सबको नहीं पता। हाँ ठीक है भाई, काम धंधे नहीं चलेंगे ऐसे मोटे मोटे। तो अब ये समझे कि मंदी क्या होती है। उसके बाद अमेरिका के अंदर की दशा, ये जांडी की तो विद्वानों वाली बात हो गई, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन क्या है, वहाँ के लोग क्या भुगत रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि मंदी क्या है। मंदी जो है वो एक ऐसी स्थिति है किसी भी देश के लिए जिसमें कंपनियां कम सामान बनाती हैं, यानी वो ज़्यादा सामान बना ही नहीं सकती क्योंकि बिकता नहीं है। लोग खरीदारी कम करते हैं, और लोग खरीदारी कम इसलिए करते हैं क्योंकि नौकरियां घटने लगती हैं, और नौकरियां घटने इसलिए लगती हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट कम इसलिए होता है क्योंकि लोगों की आमदनी रुकी हुई है। सीधी सी बात यह है, ना काम धंधे चलते, ना नौकरियां चलती, ना लोगों के पास पैसा रहता, और इस सब के कारण एक ऐसा वातावरण बन जाता है कि जिसके पास पैसे हैं वो अपने पैसे बचा कर चलता है, खर्च करना नहीं चाहता है। तो जब ये स्थिति हो गई है अमेरिका में और 1 साल में मंदी के चांसेस आ रहे हैं, तो इसका जो मंदी का इंडेक्स, जो एक इंडिकेटर होता है, वो ये होता है कि लगातार 2 तिमाही, 2 क्वार्टर यानी 6 महीने तक किसी देश की जीडीपी ना बढ़े तो उसे मंदी माना जाता है। यानी किसी देश का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, फैक्ट्रियों में काम नहीं हो रहा है, फैक्ट्रियों में सामान बनने की जो बढ़ोतरी थी वो नहीं हो रही है, जितना सामान बन रहा था उतना ही बन रहा है, तो मंदी है, या घटे या उतने पे हो जाए। ये हो गई ज्ञान की बात। अब ये क्यों पता लग रहा है कि वहाँ पर मंदी है और वहाँ के लोग इसको क्या झेल रहे हैं? हालत यह है कि वहाँ पर नए मकान बनाने के लिए परमिट अब बिल्डर नहीं ले रहे हैं। जैसे भारत में मकान बनने के नक्शा वक्शा पास कराना पड़ता है, तो वहाँ पे परमिट लेना पड़ता है, तो लोग परमिट ले ही नहीं रहे हैं। मतलब बिल्डर लोग नए मकान, नई बिल्डिंग बनाने नहीं जा रहे हैं, और ये स्थिति वैसी है जैसी कोविड के टाइम में थी, और ये एक लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है किसी भी व्यवस्था में। थोड़ा भारी आपको लग रहा होगा, लेकिन आपको सीधा समझ में आएगा। और इसका मतलब ये है कि लोगों के पास पैसे नहीं है क्योंकि वो सामान नहीं खरीद रहे हैं, मकान नहीं खरीद रहे हैं, और इसीलिए बिल्डर नए परमिट नहीं ले रहे हैं। और ये हालत कौन सी है?
कोविड वाली है। जब मंदी होती है, जब पैसा नहीं होता है लोगों के पास में, लोग खर्चा नहीं कर रहे होते हैं, तो सरकार ये करती है कि भैया सस्ते में पैसा ले लो हमसे। पैसा फ्री में तो मिलता नहीं, ब्याज पे मिलता है। सरकार कहती है सस्ते में पैसा ले लो ताकि कुछ खर्चा कर सको। वो कैसे होता है? तो वहाँ का जो RBI है, फेडरल रिजर्व, वो ब्याज कम कर देता है। ब्याज कम कर देता है तो लोगों को आसानी से पैसा मिलने लगता है, तो लोग लेके उसको खर्च करते हैं। कुछ लोग शेयर मार्केट में लगाते हैं और धीरे धीरे करके उससे बाज़ार में पैसा आता है, तो उद्योग धंधे थोड़े बढ़ने लगते हैं, प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। तो वहाँ पर फेडरी जो है वो रेट कट करने के लिए मजबूर हो चुका है, और बुधवार को जो डेटा आने वाला है वो पूरी की पूरी पोल खोल देगा। तो ये हुई जांडी साहब वाली बात। तो अब क्या होने वाला है? होने ये वाला है कि हो चुका है। अमेरिका में जो रिकवरी है, रिकवरी भी नहीं कहेंगे, अमेरिका में जो इकोनॉमी है वो बेहद घटिया ढंग से बढ़ रही है, जैसी भारत में बढ़ रही थी। और हार के सरकार को ब्याज कम करके तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि इंटरनेशनल उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको टैक्स कम करना पड़ा। अमेरिका में चीज़ों की कीमत बढ़ती जा रही है। जब कीमत बढ़ती है तो डिमांड गिरती है। अब कीमत बढ़ने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मैं ये बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझ के कीमतें बढ़ाने का जो काम किया है, उसके कारण मंदी के हालात बन रहे हैं। रॉयटर्स ट्रैकर के अनुसार फर्स्ट क्वार्टर में 42 कंपनियों ने कीमतें बढ़ाई हैं अमेरिका में। 39 ने अपना जो प्रोजेक्शन होता है आगे आने वाले के टाइम पे, उसको कम किया है, और 18 को नुकसान हुआ है, वित्तीय घाटा हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे पेप्सी, स्केचर्स, क्रॉक्स वगैरह को भारी नुकसान हुआ है। ये किस में है? ये FMCG सेक्टर की बात कर रहा हूँ, उपभोक्ता सामान की बात, रोजमर्रा आटा, दाल, चावल, चीनी। इसके अलावा आने वाले 2 साल में TBL का ये अनुमान है, हर परिवार पे $2400, $2400 नुकसान में जाने वाला है। और चमड़े के जो उत्पाद होते हैं, जूते वूते, बैग वैग, उसमें करीब 40%, जो कपड़े पहनते हैं उसमें 37%, और कपड़े में 21% महंगाई होने वाली है। ये हुआ उपभोक्ता वस्तुओं का। ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर आप जाएं तो वहाँ पर वाहनों की कीमतें 12.4% बढ़ने वाली हैं। यानी एक कार पे करीब $6000 बढ़ जाएगा। रॉयटर्स ने 18 कंपनियों का जो फ्यूचर का जो प्रोजेक्शन था वो कट कर दिया है, और 14 को वित्तीय नुकसान के बारे में बताया है। प्रस्तावित कंपनियां जिनका हाल खराब है वो टेस्ला और जनरल मोटर्स जैसी टॉप की कंपनियां हैं। और 25% मोटर पार्ट्स पे ट्रंप बाबू ने टैरिफ लगाया है, और एल्युमिनियम पर 50% लगाया है। यानी देखिए, उपभोक्ता वस्तुओं का और ऑटोमोबाइल दोनों सेक्टर घुस गए। ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है जो रोजगार देने वाला है, और उस सेक्टर की हालत ख़राब है। एग्रीकल्चर जो सेक्टर जो है वहाँ पर भी बुरा हाल है। स्टील, एल्युमिनियम पे टैरिफ लगने के कारण एग्रीकल्चर की जो मशीनरी है और केमिकल्स हैं वो महंगे हो गए। यानी किसान को वहाँ का किसान हमारी तरह नहीं होता, किसान मतलब भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, तो वो महंगे मिल रहे हैं। और चीन ने ट्रंप की हरकतों से नाराज़ होकर ट्रंप की मुराद पूरी करने के लिए मंदी लाने की, अपना जो एक्सपोर्ट है उस पर 10 से 15% उसने शुल्क लगा दिया। सुअरों के लिए अमेरिका से सोयाबीन जाता था, चीन के सुअर खाते थे, मांस के लिए जो सुअर पाला जाता है, उन्होंने उस पर टैरिफ लगा दिया। यानी चीन की डिमांड वहाँ कम हो गई है। पिछली छमाही में 53% डिमांड की कमी हुई है, और सोयाबीन जो है उसमें अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। मैंने आपको बताया था कि अफ्रीकी देशों ने कह दिया है कि हमको ट्रंप का सोयाबीन नहीं लेना है, और वो भारत में ज़बरदस्ती हमको सोयाबीन टिकाने के चक्कर में है। तो ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है अमेरिका का, ये भी बुरी हालत में है, यानी मंदी की तरफ। खाद्य कीमतें सीधे सीधे 7% तक बढ़ सकती हैं। ये अनुमान अमेरिका के भोजन का आ गया, कार इंडस्ट्री का आ गया। स्टील और एल्युमिनियम उद्योग जो है वो 4 जून 2025 को 50% टैरिफ कर दिया गया था। धातु की कीमतें 41% बढ़ने वाली हैं। इससे एरोस्पेस, तेल की ड्रिलिंग और व्यावसायिक रसोई उपकरण का काम जो है वो गड़बड़ होने वाला है। और इसके अलावा जो
विशेष छूट वगैरह दी गई थी उसको बंद कर दिया गया है। तो उसके कारण 407 जो डेरिवेटिव्स हैं उन पे असर पड़ा है। अब आते हैं भोजन पे। जुलाई से अगस्त तक खाद्य की कीमतें % बढ़ गई 3 महीने में, और 2022 के बाद अमेरिका में, आप कहेंगे % तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन अमेरिका में 2022 के बाद पहली बार इतनी खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़े हैं मंथली बेसिस पे। अगस्त 25 में पिछले साल की तुलना में भोजन की कीमतें 2.7% बढ़ गई हैं। कॉफ़ी की कीमतें 21.7% बढ़ गई हैं, क्योंकि ब्राज़ील से जो अनरोस्टेड कॉफ़ी आती थी उस पर ट्रंप बाबू ने 35% टैरिफ लगा दिया और आयात शुल्क 50% लगा दिया। ब्राज़ील से अमेरिका में करीब 35% कॉफ़ी आती है, उस कॉफ़ी पे ट्रंप बाबू ने लगा दिया 50% टैरिफ। इससे कॉफ़ी की कीमतें करीब 21.7% बढ़ गई हैं। अब श्रृंखलेशन वहाँ पर बड़ी समस्या बन गया है। श्रृंखलेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि चीज़ पैकेट उतने के होता है, उसमें सामान कम हो जाता है। हमारे यहाँ तो रोज़ ही होता रहता है, बिस्कुट कम हो गया, कभी तेल 900 ग्राम आ गया, कभी 800 ग्राम आ गया। कोई बता रहा था रिफाइंड ऑयल का जो पैकेट आ रहा है 800 ग्राम का पैकेट है, इसी सोशल मीडिया पर डाला था। तो हालत यह है कि करीब सामान्य जो उत्पाद हैं 100 के करीब, उनमें आकार कम हो गया है, सामान कम हो गया है, और ये वही हालत जो कोविड के टाइम पे थी। यानी कुल मिला के ये जो सिचुएशन है वो ये बता रही है अमेरिका में कि ट्रंप बाबू ने पूरा का पूरा सत्यानाश कर दिया इकोनॉमी का, यानी वही गोरबाचेव वाली बात। अब ये हो रहा है, इसमें ट्रंप ने कैसे किया? देखिए, अभी हम पढ़ रहे थे कि हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो फेडरल बैंक हैं या आरबीआई है या उनका आरबीआई है, वो बाज़ार में पैसा उपलब्ध कराता है, सस्ते दाम पे चीज़ें मिलती हैं, तो सस्ता पैसा मिलेगा तो लोग चीज़ें खरीदेंगे। तो क्या हुआ, चीज़ों की डिमांड के आसपास जाके चीज़ें चिप गई। अगर डिमांड ज़्यादा होगी, भले ही वो पैसा लोगों के पास वैसे है कैसे भी है, तो क्या होगा कि चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी। लेकिन अगर आप एक तरफ तो आप पैसा सस्ता कर रहे हो, दूसरी तरफ सरकार आर्टिफिशियल तरीके से अगर इतना दाम बढ़ा देगी, टैरिफ लगाने से आप आर्टिफिशियली दाम बढ़ा रहे हो, तो वो जो उसके कारण जो एक उत्पादन में कमी आई है, यानी आप समझिए कि पहले आप कोई चीज़ 2 खरीदते थे, अब आपके पास पैसे उतने ही हैं और महंगाई बढ़ गई है, तो आप 1.5 खरीदने की कोशिश कर रहे हो। जब आप 1.5 खरीदोगे तो वो कम बनेगी ना आधी फैक्ट्री में। जब फैक्ट्री में कम बनेगी तो क्या होगा, फैक्ट्री में कम बनेगी तो जाहिर बात है वहाँ उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो मजदूरों को निकालना पड़ेगा, और उत्पादन कम होगा तो जीडीपी गिरेगी। और जैसा हमने बताया कि अगर 3 महीने लगातार जीडीपी गिरती है तो क्या होती है, दो तिमाही में गिरती है तो क्या होती है, मंदी आ जाती है। यानी ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसके कारण चीज़ें महंगी हो रही हैं, महंगी होने के कारण डिमांड गिर रही है। और जब ऐसी स्थिति हो, लोगों की नौकरियां जाने लग जाएं, तो क्या होता है, हर आदमी अपने पैसे संभाल के रखने लगता है, आदमी पैसे मार्केट में ज़्यादा खर्च नहीं करता है। और जब महंगाई हो तो आदमी और फूक फूक के कदम रखता है, आदमी कम कम चीज़ें खरीदता है। तो ट्रंप ने तो कहा था कि हम वो वहाँ पर रोज़गार बढ़ाएंगे अमेरिका में, और नतीजा ये हुआ है कि इससे रोज़गार भी कम होते जा रहे हैं। तो क्या क्या कम हो गया, जीडीपी कम हो गई, क्या कम हो गया, रोज़गार कम हो गया। आप देख रहे हो कि मकान भी नहीं बन रहे क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है, और जिसके पास पैसे है वो रोक के चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में 50% से ज़्यादा आबादी स्ट्रेस में रहती है महीने के अंत में ग्रॉसरी खरीदने को लेकर। तो ये पूरा का पूरा सिचुएशन ये बता रही है कि जो ये आदमी कर रहा है वो खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। ये जो अभी किया है मामला, 1 लाख रुपया आप दो भाई, वीज़ा फीस आप दो, क्या मतलब जो कंपनी यहाँ के बच्चों को बुलाएगी अपने यहाँ, तो जाहिर बात है जो कंपनी 1 लाख रुपए खर्च करेगी, $1 लाख यानी 82 लाख रुपए, 88 लाख रुपए, आज के 88 लाख के हज़ार के 88 रुपये का डॉलर है, तो 88 लाख तो वो जूनियर बच्चों को तो इतना खर्च करेगी नहीं, पहली चीज़। दूसरा, अगर हर कंपनी पे, वो आंकड़े मैंने बताया वीडियो में, आंकड़े वो ज़्यादा ही हो गए उसमें, जानकारी बहुत है उसमें, लेकिन ऐसा रोचक नहीं बन पाया वो। तो जब आप खरीदोगे तो जाहिर बात है जब इतने ज़्यादा पैसा देके अगर आदमी को स्टाफ रखना पड़ेगा, तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि वो हैवी मशीनरी वहाँ नहीं बन सकती, खनिज पदार्थ वहीं पे ही मिल रहे हैं, फूड इंडस्ट्री तो अमेरिका में ही होगी। तो ये तो दुनिया से कह रहा है यहाँ के इंडस्ट्री लगाओ, और हरकत ऐसी कर रहा है कि यहाँ से जाओ,
भाई वो कहेगा भैया ठीक है, कहेगा गूगल की यार इतना सारा काम यहाँ कराने से अच्छा है थोड़ा काम हम आउटसोर्स कर देते हैं भारत में या कहीं पे कोई दूसरी जगह पे कोई कंपनी खुलेगी, उस कंपनी में वही काम होने लगेगा जो वहाँ हो रहा है। सॉफ्टवेयर तो कहीं पे भी बन सकता है, कंप्यूटर ही तो चाहिए एक और इंटरनेट चाहिए, वो दोनों है भारत में। तो ये आदमी उसके जरिए भी आपको लग रहा है कि भाई भारत के ऊपर तो बहुत बुरा असर पड़ा है। मैंने आपको समझाया कि कैसे बुरा असर पड़ा है, क्योंकि भारत में हमारी कमाई का जो मुख्य जरिया है, दूसरा मुख्य जरिया कौन सा है, वो यही है जो बच्चे बाहर से पैसे भेजते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा आदमी हमारे इंडिया के ही बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, और वो लोग क्या करते हैं, वहाँ से अपने घर पैसे भेजते हैं। जब वो पैसे भेजते हैं तो उसके कारण बहुत सारा डॉलर हमारे पास आता है। वो जो डॉलर आता है वो हमारी ताकत है, क्योंकि हम जो एफडीआई करते हैं उससे बहुत ज़्यादा डॉलर आता है। हम लोग जो टूरिज्म की बात करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा डॉलर आता है जो बच्चे भेज रहे हैं। तो वो जो डॉलर आता है वो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में एडिशन करता है। भारत में विदेशी मुद्रा, जब डॉलर की उपलब्धता ज़्यादा होगी तो क्या होगा, डॉलर का दाम नहीं बढ़ेगा। दाम नहीं बढ़ेगा तो हम जो बाहर से चीज़ें मंगाते हैं, हम तो सभी बाहर से मंगवाते हैं। जब बाहर से चीज़ें दाम नहीं बढ़ेगा, बाहर से चीज़ें डॉलर का दाम नहीं बढ़ेगा, तो बाहर से जो चीज़ें मंगवाते हैं वो सही दाम पे मिलेंगी। लेकिन अब जब सबके बावजूद दाम बढ़ रहा है और अब ये डॉलर आना बंद हो जाएगा, 24% के आसपास है, तो क्या होगा, डॉलर का दाम बढ़ जाएगा। डॉलर का दाम बढ़ जाएगा तो सारी चीज़ें जो बाहर से आती है वो सब और महंगी हो जाएंगी, खरीदो महंगा सामान। भारत सरकार के जो कर्जे हैं वो भी महंगे हो जाएंगे। जाहिर बात है, डॉलर जो है उसमें ही तो चुकाएगी कर्जा वो, तो जो डॉलर की उपलब्धता कम होगी तो जाहिर बात है ज़्यादा रुपए में उतने ही डॉलर आएंगे, कर्जा बढ़ जाएगा भारत के ऊपर। भारत सरकार कर्जा कैसे चुकाती है, भारत सरकार कर्जा जो टैक्स से हमसे पैसा लेती है उससे चुकाती है। जो बजट आता है उसमें निर्मला सीतारमण बताती हैं कि इस बार 24% या 23% पैसा हम ब्याज चुकाने में खर्च करेंगे सरकार के कर्जे में। तो जो ब्याज चुकाने में पैसा खर्च होता है वो कहाँ से आता है, टैक्स से आता है। सरकार का कर्ज बढ़ जाएगा, सरकार को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा ब्याज में, तो कहाँ से लेगी, टैक्स लगा के हमसे लेगी। तो ये जो रेमिटांस वहाँ से आता है, जो बच्चे भेज रहे हैं, वो छोटी सी चीज़ नहीं है। उसके बंद होने से पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाने वाली है। भारत का व्यापार घाटा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास नोट कम आएंगे, डॉलर कम आएंगे, और विदेशी मुद्रा, फिर डॉलर की कीमत मैंने आपको बताया कि जब विदेशी मुद्रा आएगी, मान लो कम आएगी, तो डॉलर की उपलब्धता कम होगी तो कीमत बढ़ेगी। तो कीमत को कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, फिर हमारा आरबीआई और डॉलर से रुपया खरीदेगा, डॉलर देके, और कम हो जाएगा डॉलर हमारे यहाँ। कुल मिला के ये एक कदम ऐसा है जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला बुरी तरह से। हमारे सारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, जो सामान हमारा बाहर से आता है सब महंगा आएगा। हम तो खाते तेल तक विदेशी खा रहे हैं। भारत में 55% 60% तेल जो खपत होता है वो सारा का सारा बाहर से आता है, मलेशिया से, इंडोनेशिया से। पाम ऑयल, ये जितना सामान आप खरीदते हो ना, आइसक्रीम भी पाम ऑयल से बन रही है। ये जितने नमकीन तरह तरह के आप खरीदते हो सब पाम ऑयल में बन रहे हैं। जितने बड़े पैकेज फूड है सब पाम ऑयल में बन रहे हैं। तो वो पूरी सिचुएशन जो भारत की तो ख़राब करी थी, लेकिन भारत की ख़राब करने के साथ साथ उसने क्या किया, अपने पाँव पे भी कुल्हाड़ी मारी। वहाँ पर भी अब धीरे से जो जितनी कंपनियां हैं वो इतना ज़्यादा पैसा तो देंगी नहीं भाई। $1,00,000 कुछ होता है ना, तो वो $1,00,000 एक कर्मचारी के लिए हर साल देना। पहले H1B वीज़ा होता था, उसमें 1,000 से 4,000 रुपये लगता था, 1,000 से $4,000, वो भी 3 बार के लिए, 3 साल के लिए एक बार। यहाँ पे हर साल उसके अलावा पहले वाला तो देना ही है, 1,00,000 और देना है। तो उम्मीद करता हूँ उस सरलता से मैं समझाने में कामयाब रहा हूँगा कि किस तरह से ट्रंप ने अमेरिका के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, और ये कुल्हाड़ी वहाँ के मार्केट पे, रोज़गार पे भी बुरा असर डाल रही है। अब हम थोड़े से आंकड़े और समझ लेते हैं अमेरिका के, जो अब वहाँ की स्थिति को और ख़तरनाक स्थिति को हमारे सामने रखते हैं। वहाँ पर हाई इनकम लोग जो हैं, टॉप के 10%, वो 50% कंज्यूमर स्पेंडिंग्स कर रहे हैं अमेरिका के, यानी गरीब के पास पैसे जा चुके हैं, सिर्फ अमीरों के भरोसे काम चल रहा है। 1990 में ये सिर्फ 1/3 था, यानी अभी जो टॉप 10% कर रहे हैं वो उस वक्त टॉप 30% कर रहे थे। और ये जो ग्रुप स्टॉक्स हैं, AI का बूम वगैरह चल रहा है, उस सब में भी पैसा, वो पैसे ही अमीरी लोग लगा रहे हैं। लोअर इनकम ग्रुप, छोटे बिजनेस पर महंगाई और हाई इंटरेस्ट रेट का सबसे ज़्यादा असर हुआ है,
और टैरिफ का तो उससे भी ज़्यादा हुआ है। हालात पहले से ख़राब हैं। इसके अलावा शेयर बाज़ार रिकॉर्ड हाई पर है, जैसा कि कोविड के टाइम में भी था। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। ब्लैक जो वहाँ पर अश्वेत लोग हैं उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक बढ़िया इंडिकेटर होता है, इस वक्त वो लगातार घट रहा है। नीचे के लोग कमज़ोर हालत में हैं, तो कुल मिला के ये भी एक अपने आप में घटिया इंडिकेटर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।